व्हाइट हाउस में नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की के साथ हाई प्रोफाइल मीटिंग के बाद ट्रंप ने ईरान पर खौफनाक हमले की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पिकेक्स परमाणु अड्डे पर किसी भी समय हमला हो सकता है। वहीं नेतन्याहू ने ट्रंप से मिलकर उन्हें तुर्की को F-35 जेट नहीं देने की डिमांड रखी है, जबकि ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से पुतिन की शिकायत की है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने युद्ध में ईरान की मदद की है, जिससे अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। इधर सऊदी अरब पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार शुरू हो गई है। खाड़ी में बम फट रहे हैं, तेल के कुएं जल रहे हैं, तेल रिफाइनरी मिसाइलों की मार झेल रही है, तेल गलियारों में जहाजों की तबाही रुक नहीं रही है। लेकिन 2 दिनों से ट्रंप ने हमले को होल्ड कर रखा है। ट्रंप ईरान से बहुत अच्छी बात का दावा कर रहे हैं। ट्रंप ईरान पर रहम दिखा रहे हैं। ट्रंप का दावा ईरान रो रहा है, इसलिए बमबारी बंद की। ट्रंप का दावा नेतन्याहू नहीं बताएंगे किसे हथियार बेचना है। ट्रंप का दावा ईरान युद्ध पर पुतिन को लाइन हाजिर करूंगा। जब सऊदी अरब, जॉर्डन और इराक में ड्रोन हमले हो रहे हैं, जब ईरान समर्थित हुती लड़ाके सऊदी के तेल के कुएं जला रहे हैं, तब ट्रंप का साइलेंट हो जाना क्या बड़े तूफान का सिग्नल है? ट्रंप कूल बनने का गेम तो नहीं खेल रहे, या फिर खाड़ी में पुतिन की एंट्री की खबर ने उन्हें बैकफुट पर जाने पर मजबूर कर दिया? वैसे व्हाइट हाउस में हाई प्रोफाइल मीटिंग में हाई टेंशन सीन देखे गए हैं। ट्रंप, नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की से मीटिंग में कई मौके पर फायर हो गए हैं। व्हाइट हाउस हाई वोल्टेज ड्रामा का अपडेट आपको दे, उससे पहले सऊदी अरब से आई तस्वीर देखिए, जहां प्रिंस सलमान के तेल के कुएं और रिफाइनरी पर मिसाइलें फट रही हैं। ड्रोन धमाकों से तेल के मैदान धुआं है। सैटेलाइट तस्वीर में एक धमाका दिख रहा है, लेकिन ऐसे दर्जन भर धमाके हुथी लड़ाकों ने किए हैं। सऊदी अरब के अबकैक तेल प्लांट को हुथी विद्रोहियों ने जला डाला है। लाल सागर के सबसे बड़े एक्सपोर्ट हब यानूब के पास जितने भी तेल सप्लाई साइट हैं, उन्हें हुथी लड़ाके ड्रोन बमों से दहला रहे हैं। हुथी फाइटर्स ने दावा किया कि ये हमले अमन के एयर स्पेस में सऊदी ड्रोन की घुसपैठ के जवाब में किया गया है। همکاری و مشارکت برخی کشورهای منطقه با آمریکا بودیم در ارتکاب جنایت جنگی و تجاوز نظامی علیه ایران. همه این موارد رو ما صراحتاً اعلام کردیم. این مذاکرات بین ایران و ईरान का स्टैंड क्लियर है, वो फुल फोर्स में युद्ध जारी रखेगा, दुश्मनों को पीटता रहेगा जब तक सभी दुश्मन सरेंडर नहीं कर देते। नेतन्याहू को ईरान के इस प्लान की पक्की खबर है। यही बात समझाने वो ट्रंप के पास पहुंचे हैं, लेकिन ट्रंप का मूड नेतन्याहू पर बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि उन्होंने ट्रंप की तुर्की डील पर पेच फंसा रखा है। अमेरिका तुर्की को F-35 जंगी जेट बेच रहा है, जिसे इजराइल अपने लिए खतरा बता रहा है। ट्रंप से इसी पर जब सवाल हुए तो वो भड़क गए थे। उन्होंने ये तक कह दिया था कि कोई उन्हें ये नहीं बताएगा कि किसे हथियार बेचने हैं, किसे नहीं। ट्रंप ने एर्दोआन को अपना सच्चा दोस्त कहकर नेतन्याहू को जोर का झटका दिया है। Well, now look, Turkey's been a great ally for me. You know, I think he's done a very good job. Did a good job with Syria. He's a friend of mine, and nobody tells me what we should be selling or not. Turkey's been a tremendous ally for me.
नेतन्याहू जिस तुर्की को सबसे खतरनाक दुश्मन मानते हैं, उस पर ट्रंप हथियार लुटा रहे हैं, जबकि तुर्की रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से पीछा छुड़ाने के लिए मिस्र को मोहरा बनाने की कोशिश कर रहा है। तुर्की हर हाल में अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदना चाहता है, लेकिन रूसी S-400 उसके गले में हड्डी की तरफ फंस गया है। अमेरिका F-35 तभी बेचेगा जब तुर्की के पास रूसी S-400 ना हो। इसलिए तुर्की उन देशों की तलाश में है जो S-400 खरीद सके, और मिस्र इस फॉर्मूले में सटीक बैठता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मिस्र पहले से ही रूसी S-300 एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करता है। तुर्की और मिस्र ने गोल्डन ईगल नाम का बड़ा जॉइंट मिलिट्री अभ्यास शुरू किया है। मतलब ये कि एर्दोआन ट्रंप से F-35 हासिल कर अपने पास रखेंगे, रूस के S-400 को मिस्र को देकर उसे रिमोट कंट्रोल से इस्तेमाल करने का लाइसेंस भी रखेंगे। तुर्की की इस टेढ़ी चाल को इजराइल अच्छे से समझ रहा है, लेकिन ट्रंप नए वॉर प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप तुर्की और सीरिया के जरिए क्या साध रहे हैं, इसे समझिए। ट्रंप एर्दोआन को सेट करने के बाद सीरिया और इजराइल के बीच एक बड़ी डील करवाना चाहते हैं। सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने कहा कि इजराइल से सुरक्षा समझौता करके सीरिया किसी भी टकराव से बचना चाहता है। इस वक्त इजराइल का गोलान हाइट्स पर कब्जा है, जो संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से अवैध है। वहीं इजराइल ने दक्षिणी सीरिया में कुनेत्रा के पास मिलिट्री पोस्ट बनाई हुई है। साथ में दारा प्रांत में भी उसके ऑपरेशन होते रहे हैं। जब सीरिया में बशर अल असद सरकार का तख्ता पलट हुआ था, तब बेंयामिन नेतन्याहू बहुत एक्टिव थे। 17 दिसंबर 2024 में वो अपने कमांडरों के साथ सीरिया की जमीन पर उतरे थे। इस दौरान वो गोलान हाइट्स पर उस पहाड़ पर भी गए जिसे जबल अल शेख कहा जाता है, यानी शेख का पहाड़। इजराइल इसे माउंट हेरमोन कहता है। गोलान हाइट्स के बड़े हिस्से पर इजराइल ने 1967 में कब्जा किया था। यहाँ शेख के पहाड़ पर पहुंचकर नेतन्याहू ने कहा था कि उसकी सेना सीरिया की जमीन पर मौजूद रहेगी ताकि इजराइल के बॉर्डर सुरक्षित रहे। सवाल है कि क्या अब वो अपनी सेना को वापस बुलाएंगे? जाहिर है, जब अल शरा इजराइल की सिक्योरिटी की गारंटी लेंगे तभी ये मुमकिन है। इसलिए ट्रंप तुर्की को पुचकार रहे हैं, एर्दोआन को जंगी जेट का उपहार दे रहे हैं। लेकिन ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि एर्दोआन भरोसे के लायक नहीं, उन्हें मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनना है। यही बात नेतन्याहू ट्रंप से कह रहे हैं। ट्रंप से मीटिंग में नेतन्याहू ने सबसे ज्यादा जोर ईरान के एटमी प्रोग्राम के सफाये पर दिया है। नेतन्याहू अब भी एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि ईरान पर तब तक हमला हो जब तक उसके सभी परमाणु सेंटर तबाह न हो जाएं। नेतन्याहू ने ट्रंप से ईरान समर्थित लड़ाका ग्रुप के सफाये पर भी सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने लेबनान से इजरायली सेना की वापसी पर ट्रंप को फिर से विचार करने की अपील की है। तीसरी अहम बात जिस पर नेतन्याहू ट्रंप से फेवर मांग रहे हैं, वो तुर्की से F-35 जेट डील है, क्योंकि एर्दोआन ने यहूदी देश को बर्बाद करने की धमकी दे रखी है। नेतन्याहू की दो मांगों पर ट्रंप ने सस्पेंस बना रखा है, लेकिन पहली डिमांड पर वो उनके साथ हैं। ईरान के एटम बमों से ट्रंप को भी खौफ लगता है। लेकिन ट्रंप का दावा है कि ईरान के हालात खराब हैं, वो जल्द डील कर सकता है। They requested a meeting. They would not have requested the meeting if we were doing poorly. The only reason they want to meet is because we've been hitting them very hard. Yeah. ईरान को लेकर ट्रंप का जो भ्रम है उसे यूक्रेन के राष्ट्रपति ने और बढ़ा दिया है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि ईरान युद्ध में इसलिए भारी पड़ रहा है क्योंकि उसे रूस पूरी तरह से मदद पहुंचा रहा है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ईरान को सैटेलाइट सर्विलांस की जानकारी देकर मदद की है। पुतिन की शिकायत करके ज़ेलेंस्की भी व्हाइट हाउस पहुंच रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को दी जानकारी को हल्के में लिया है। ट्रंप कह रहे हैं अगर रूस ने ईरान को मदद भी पहुंचाई तो युद्ध में ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ईरान के पास न तो सेना है, न एयरफोर्स है, न नेवी है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के पास कुछ भी नहीं है। ऐसे में किसी भी मदद से ईरान युद्ध नहीं जीत पाएगा। हालांकि ट्रंप ने ये कहकर ज़ेलेंस्की की बात रख ली है कि वो पुतिन से बात करेंगे।
Well, we'll find out if that's true. I'll ask Putin about it. We'll find out. Hasn't had much impact because we've knocked the hell out of him. What do you think? बात बात पर बारूद बरसाने वाले ट्रंप अब बातचीत को वेटेज दे रहे हैं। ट्रंप किसी तरह से युद्ध से बच निकलने के रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन वो धमकी देना भी नहीं भूल रहे कि अमेरिका सर्वशक्तिमान है। ट्रंप ने दावा किया है कि उसके पास न हथियारों की कमी है न गोला बारूद की। ट्रंप ने ऐलान किया है कि सुपर पावर ने अभी तक युद्ध में स्ट्राइक नहीं की। असल हमला तो हुआ ही नहीं है। ट्रंप जैसी धमकी ईरान ने भी दे रखी है। ईरान का दावा है कि उसने अभी तक अपने सबसे खतरनाक मिसाइलों को इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन ईरान से युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल से लगातार नए नए सिग्नल मिलने लगे हैं। इजराइल पर हुए हमले में जिन मिसाइलों से तबाही मचाई है, उनसे खतरनाक हथियारों को ईरान धार दे रहा है। मतलब युद्ध अभी लंबा चलेगा, कम से कम उतने दिन तक चलेगा जिसकी उम्मीद ट्रंप को कतई नहीं है। यूक्रेन खुद की बनाई बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है और दावा है कि सर्दियों तक उसकी टेस्टिंग पूरी हो जाएगी। यूक्रेन की डिफेंस कंपनी ने कहा है कि अब कीव भी मॉस्को पर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करेगा। अभी तक यूक्रेन लॉन्ग रेंज ड्रोन से रूस के शहरों को निशाना बना रहा है। इस बीच रूस ने भी दावा किया कि उसका न्यूक्लियर अंडर वाटर ड्रोन फाइनल स्टेज में है और जल्दी इसका इस्तेमाल वो युद्ध में करेगा। यूक्रेन पर हमले का ये सबसे ताजा भयानक वीडियो है। खार्किव पर रूस के मिसाइल हमले से जोरदार धमाका हुआ और पूरा इलाका दहल गया। हमले के बाद पूरा इलाका धुएं और मलबे से भर गया। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे घायल हो गए। एक रात में रूस ने कीव के साथ ही यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया। बैलिस्टिक और ड्रोन हमले में खार्किव और जापोरिजिया में कई लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लोग घायल हो गए। लेकिन देखते ही देखते यूक्रेन ने तबाही की तस्वीर पलट दी। कीव ने 1350 किलोमीटर दूर रोस्तोव सी ट्रेड पोर्ट और उदमूर्तिया में फ्यूल डिपो पर हमला कर रूस से नई जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन यूक्रेन के अखबारों में रिपोर्ट छप रही है कि इस सर्दी ज़ेलेंस्की पुतिन को सबसे बड़ा वॉर सरप्राइज देने वाले हैं। यह है यूक्रेन की खुद की विकसित की हुई FP7 मिसाइल। रेंज है 300 किलोमीटर और FP9 जिसकी रेंज है 850 किलोमीटर। इस मिसाइल को फायर पॉइंट नाम की यूक्रेनी डिफेंस कंपनी बना रही है, जिसकी फाइनल टेस्टिंग हो रही है। डेनिस स्टिलरमैन का दावा है कि अगर इंजन टेस्ट सफल रहा तो इस साल सर्दी में इसका इस्तेमाल रूसी टारगेट के लिए हो सकता है। मतलब जो ज़ेलेंस्की अब तक लॉन्ग रेंज ड्रोन अटैक से मॉस्को को दहला रहे थे, रूस के अंदर 1200 से 1300 किलोमीटर अंदर हमला कर उसके सी पोर्ट, तेल ठिकानों में तबाही कर रहे थे। अब उनका प्लान इससे बड़ी तबाही का है। वो सीधे रूस की युद्ध मशीनरी को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी चुनौती है रूस के हमलों का सामना करना। Чітку інформацію від розвідки, що в Росії готують на осінь нову хвилю мобілізації, доволі значну. У цей час росіяни втрачають на фронті більше своїх військових, ніж набирають. А Путін ще збирається збільшувати атаки і розширювати цю війну. Йому потрібні ще росіяни для участі. यूक्रेन सिर्फ जवाब नहीं दे रहा है, वो रूस के दिल में घुसकर युद्ध की मशीनरी तोड़ने की नई रणनीति चला रहा है। रात भर में यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन ने 1350 किलोमीटर दूर
उदमूर्तिया के ऑयल डिपो और यारोस्लाव के फ्यूल ठिकाने पर हमला बोला। रोस्तोव सी ट्रेड पोर्ट भी जला। 2 मौतें और 5 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट भी सामने आई। ज़ेलेंस्की ने खुद कहा कि उनकी लॉन्ग रेंज हमले जारी रहेंगे, जबकि फर्स्ट पॉइंट टारगेट की नई लिस्ट भी तैयार है। लेकिन सवाल है कि आखिर यूक्रेन अपने घरेलू मिसाइल प्रोग्राम को इतना सार्वजनिक क्यों कर रहा है? क्या अपने मिसाइल प्रोग्राम को सार्वजनिक करके वो पुतिन को डराना चाहते हैं और रूस को बातचीत की मेज पर लाना चाहते हैं, या लंबी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? और ये मिसाइलें मॉस्को तक पहुंच गई तो पश्चिमी सहयोगियों की प्रतिक्रिया क्या होगी? इसके बाद यूरोप समर्थन बढ़ाएगा या जंग को भड़कने से रोकने के लिए दबाव बनाएगा? क्या यूक्रेन मॉस्को पर बैलिस्टिक मिसाइल मारने का दावा करके अमेरिका यूरोप से और ज्यादा हथियार और राजनीतिक समर्थन हासिल करने की कोशिश में जुटा है? लेकिन सवाल है कि ज़ेलेंस्की की हम चुपचाप नहीं मरेंगे वाली लाइन कितनी टिकाऊ है, जब रूस लगातार फ्रंट लाइन पर दबाव बनाए हुए है। Антибалістична система європейська, ми її називаємо. Чому? Тому що Україна будує лончери і ракету. Це серце цієї системи, але нам не вистачає інших деталей, важливих різних радарів. Передусім, це те, де у нас поки що. और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ज़ेलेंस्की के डीप स्ट्राइक रूस के खिलाफ सिर्फ सैन्य जवाब है या ट्रंप और पुतिन को बातचीत का दबाव बनाने का हथियार? 4 जुलाई को ट्रंप और पुतिन में फोन पर 90 मिनट लंबी बात हुई थी। ट्रंप ने फिर कहा था, मैं युद्ध खत्म करने में मदद करने को तैयार हूँ। दोनों ने जल्द फिर बात करने पर सहमति जताई। इस बीच ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से भी बात की और दावा किया कि युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिजोल्यूशन पहले से ज्यादा करीब लग रहा है। Вистачає інших деталей, важливих різних радарів. Передусім, це те, де у нас поки що дефіцит. Domnule președinte, prin diverse canale și prin Пускова і ракета у України є. Питання тестування. І дай Бог, щоб воно було позитивним. इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की एक बार फिर अमेरिका के दौरे पर वॉशिंगटन पहुंच गए हैं। उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मुलाकात होगी। इस बैठक में यूक्रेन की एयर डिफेंस क्षमता बढ़ाने, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर बात होने की उम्मीद है। ज़ेलेंस्की अमेरिका के साथ ड्रोन समझौते को अंतिम रूप देने की भी कोशिश करेंगे। इसके अलावा वो यूक्रेन के समर्थक रहे दिवंगत अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की स्मृति सभा में शामिल होंगे। रूस लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहा है। पैट्रियट सिस्टम ही रूस के मिसाइल अटैक को प्रभावी ढंग से रोक सकता है। ट्रंप ने पहले ही यूक्रेन को पैट्रियट बनाने का लाइसेंस देने का वादा किया है। इस मुलाकात में उस लाइसेंस को तेज करने, टेक्निकल सहयोग और कुछ इंटरसेप्टर्स की तत्काल आपूर्ति पर बात हो सकती है। अगर यूक्रेन खुद पैट्रियट बनाने लगे तो लंबे समय में रूस के मिसाइल हमलों की जवाब देने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। अभी तक यूक्रेन का अमेरिका के साथ पैट्रियट मिसाइल प्रोडक्शन लाइसेंस पर समझौता हुआ। इसका मतलब है कि यूक्रेन खुद पैट्रियट इंटरसेप्टर बना सकेगा। इसके अलावा नाटो देश यूक्रेन को इसी साल करीब 80 अरब डॉलर की सैन्य मदद देंगे। इसमें यूरोपीय संघ का बड़ा लोन भी शामिल है। Риски роста инфляции и соответствующих последствий. А есть большие плюсы от сегодняшней политики. В чем этот плюс заключается главный? В устойчивости российской экономической и финансовой системы. Вот это самое главное. Устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов. लेकिन पुतिन भी चुप नहीं बैठेंगे।
नौसेना दिवस पर पुतिन ने ऐलान किया कि पोसेडॉन न्यूक्लियर अंडर वाटर ड्रोन फाइनल स्टेज में है और जल्द कॉम्बैट ड्यूटी पर तैनात होगा। बेलगोरोड और खबारोस जैसी सबमरीन पहले से एक्टिव हैं। ये डूम्सडे ड्रोन हजारों किलोमीटर पानी के अंदर चलकर तटीय शहरों और एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स को निशाना बना सकते हैं। साथ ही परम न्यूक्लियर सबमरीन इस साल के अंत तक जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस होकर बेड़े में शामिल होगी। पोसेडॉन न्यूक्लियर अंडरवाटर ड्रोन की रेंज 10,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। ये 1,000 मीटर तक की गहराई में चल सकता है और पानी के अंदर ही लक्ष्य तक पहुंचकर तटीय शहरों, नौसैनिक अड्डों या एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स पर हमला कर सकता है। अब सर्दी करीब आ रही है और यूक्रेन के अखबारों और जेलेंस्की के दावे के मुताबिक FP7 और FP9 बैलिस्टिक मिसाइलें भी तैयार हो रही हैं। 300 से 850 किलोमीटर रेंज, मॉस्को तक पहुंचने की क्षमता। जेलेंस्की का प्लान है कि रूस की युद्ध मशीनरी को अंदर से तोड़ दिया जाए, जबकि पुतिन का प्लान भी सामने आ गया है। रूस इस सर्दी में करीब 3 से 5 लाख नए सैनिकों की भर्ती कर सकता है। इस बीच ट्रंप दोनों देशों से बात कर शांति का रास्ता निकालने की कोशिश में है। Не более чем такие измышления СМИ, средств массовой информации, какой-либо конкретики на сей счет нет, какой-либо конкретики насчет каких-либо новых формул или предложений. क्या ट्रंप की पहल युद्ध रोकने की दिशा में आगे बढ़ेगी? क्या पुतिन किसी नए सीजफायर प्रस्ताव पर विचार करेंगे? क्या यूक्रेन की नई मिसाइल परियोजनाएं युद्ध का संतुलन बदल पाएंगी? या फिर आने वाली सर्दी रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे खतरनाक सर्दी साबित होगी? फिलहाल तस्वीर साफ है। एक तरफ रूस नई सैन्य भर्ती, मिसाइल और नौसैनिक ताकत बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन अपने लॉन्ग रेंज हथियारों और पश्चिमी समर्थन के दम पर जवाबी क्षमता मजबूत कर रहा है। ऐसे में शांति की हर कोशिश के साथ साथ युद्ध के और लंबा खिंचने की आशंका भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब सवाल है कि क्या यूक्रेन का डीप स्ट्राइक पुतिन को बातचीत की मेज पर लाएगा या पुतिन का हाइपरसोनिक सबमरीन जवाब युद्ध को नई ऊंचाई पर ले जाएगा? और ट्रंप क्या इस बार वाकई दोनों पक्षों को रोक पाएंगे?